देखिए, हम विधानसभा धौलाना में हर गांव-गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। वहाँ पर हमें माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पिछले 9.5 साल में बीजेपी से त्रस्त आ गए हैं। बीजेपी झूठे वादे करती है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। हम भी बिल्कुल वादा करते हैं, अगर हमें मौका मिलेगा अच्छे स्कूल बनवाएंगे, साथ में हम 12वीं तक की शिक्षा फ्री देंगे। लखनऊ अग्निकांड में 15-20 बच्चों की जो है वहाँ मृत्यु हुई। बात यह है कि 15-20 जो परिवारों के जो बच्चे चले गए हैं, क्या ये सरकार उनको वापस लेकर दे सकती है? बताइए, लखनऊ में राजधानी है, मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठते हैं। जब राजधानी का ये हाल है तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश का और क्या हाल होगा। कि अगर यमराज खड़े हैं तो ये इतने मर्डर कैसे हो रहे हैं? यमराज खड़े तो बच्ची का बलात्कार कैसे हो गया? यमराज खड़े हैं तो क्या यमराज ऊपर से डेड बॉडी को फेंक देते हैं जो पूरे जिले में हर हफ्ते मिल रही है? कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। जनता इनके कामों से, इनके वादों से दुखी हो गई है। 2027 में जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी और 2027 में अब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। 2024 में भी अयोध्या में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, क्योंकि हमारी नीति और नीयत ठीक थी, इसीलिए। और भगवान राम भी इनके कर्मों से दुखी आ चुके हैं, भगवान राम भी इनकी रक्षा नहीं करेंगे। आप देखिए, जब से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, ये कोई पहला वाकया नहीं है कि नीट पेपर लीक हुआ है। जब से ये सरकार आई है, हर बार जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब पेपर लीक होता है। ये ऐसी क्या मजबूरी है इनकी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा? जब उनसे शिक्षा मंत्रालय नहीं चल रहा है, पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बच्चा कॉलेज में जा रहा है उसमें जात पात में बच्चों को नहीं बांटना चाहिए। इन्होंने यूजीसी ला के बच्चों को जात पात में बांट दिया है। अब ये गन्ने के रस से भी गाड़ी चलाने लगे तो बताइए हमारा फ्यूचर क्या होगा? जनता समझ चुकी है। आप 2027 के चुनाव में जनता इनको जवाब देगी इन्हीं बातों का कि ये कितनी भ्रष्ट सरकार है। इथेनॉल पॉलिसी का भी विरोध करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ गुलजार अली। जैसा कि उत्तर प्रदेश 2027 चुनावों को लेकर के सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है, हर पार्टी के प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम जनता अब की बार राजनीति को लेकर के प्रत्याशी चुनेगी या चुनेगी फिर विकास कार्यों को लेकर के। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं विधानसभा 58 धौलाना में प्रताप सिंह चौहान जी के पास में, जो लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। उसी चीज को लेकर के एक सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उनसे ही बात करना चाहूंगा कि 2027 आगामी चुनावों को लेकर के जनता के बीच में अगर उन्हें जनता चुनती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हें टिकट देते हैं तो जनता के बीच में उनकी पहली प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है? न्यूज इंडिया फर्स्ट पे सर बैठते हुए बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूँ जी। देखिए, हम विधानसभा धौलाना में हर गांव-गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। वहाँ पर हमें माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी का ये कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 9.5 साल में बीजेपी से त्रस्त आ गए हैं। बीजेपी झूठे वादे करती है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, शिक्षा पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा जीरो है, रोड सारे टूटे हुए हैं और चिकित्सा बिल्कुल जीरो। ना यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है, ना यहाँ कोई अच्छे अस्पताल हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। आधे लोग यहाँ पर चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। किसी को यहाँ मेरठ जाना पड़ता है, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है, आसपास तक भी अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। इसीलिए 2027 में ये चाहते हैं कि समाजवादी की पार्टी की सरकार आए, क्योंकि उन्होंने हमारा 2012 से 17 का विजन देखा है और हमारे काम देखे हैं। उसी को देखते हुए हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो जैसा कि लगातार आपका जनसंपर्क, जनता के बीच में जाना, तो जनता की क्या क्या अगर बात करें किन किन विकास कार्यों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के खामियां नजर आ रही हैं? नहीं, जनता का यही कहना है कि देखिए, अगर हमारी सरकार आती है, उनकी हमसे अपेक्षा है कि देखिए यहाँ पर अच्छे आप स्कूल बनवाइए। हम भी बिल्कुल वादा करते हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा अच्छे स्कूल बनवाएंगे, साथ में हम 12वीं तक की शिक्षा फ्री देंगे और 12वीं के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को शिक्षा फ्री दे पाएं। अच्छे स्कूल बनवाएंगे बिल्कुल मॉडर्न तरीके से और युवाओं को रोजगार देंगे। जो फैक्ट्रियां हैं, इन फैक्ट्रियों में 30 से 40% का हम आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। जिन बच्चों की जमीन गई है या जो यहाँ के लोकल देहात के बच्चे हैं, इनको फैक्ट्रियों में जैसी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको हम वहाँ आरक्षण दिलाकर नौकरी दिलाने का काम करेंगे। सर, जैसे कि हम शिक्षा की बात कर लेते हैं, लखनऊ में अग्निकांड जैसा एक बात कर लेते हैं, लाइब्रेरी में अग्निकांड जैसा हादसा हुआ है, उसी को लेकर के तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप देखिए, लखनऊ अग्निकांड में 15-20 बच्चों की जो है वहाँ मृत्यु हुई। बात यह है कि 15-20
जो परिवारों के जो बच्चे चले गए हैं, क्या ये सरकार उनको वापस लेकर दे सकती है? ये सरकार और ये अग्नि और पुलिस ये कहाँ पर सोए हुए थे जब ये आग लगी? ऐसा इन्होंने होने क्यों दिया? हर बार हादसा होता है यूपी में, सरकार कहती है हम एसआईटी बैठाएंगे, हम इसकी जांच कराएंगे, आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर दूसरा कोई हादसा तैयार रहता है होने के लिए। ये सरकार बिल्कुल पेपरों में काम करती है, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं करती। ना इनके पुलिस काम कर रही है, ना अग्नि डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सब पैसे ले लेकर सर्टिफिकेट दे देते हैं। आप बताइए उसको किसने एनओसी दी थी वहां पर? ऐसा हादसा क्यों हुआ? क्या वो स्कूल कोचिंग एक दिन से चल रहे थे? क्या वहां पुलिस को पहले नहीं देखना चाहिए था? सरकार बताइए, लखनऊ में राजधानी है, मुख्यमंत्री जी वहां बैठते हैं। जब राजधानी का ये हाल है तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश का और क्या हाल होगा। सर जैसे कि पुलिस की आप बात कर रहे थे, अगर हम बात कर लेते हैं कानून व्यवस्था, 12 सालों में कानून व्यवस्था पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, क्या कुछ सुधार आए हैं? कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। सिर्फ कागजों में ये दिखाते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था सुधरी हुई है। रोज हत्या हो रही है, रोज लूट हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। आप जिले में देख लो, अगर एक एक जिले के आंकड़े निकालोगे तो पिछले 1 महीने में गाजियाबाद में 5 मर्डर हुए हैं। हापुड़ में देख लीजिए, यहाँ इस जिले में कितनी सारी डेड बॉडी मिलती है जिनका पता ही नहीं पड़ता वो किसने मर्डर किए हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ चले गए। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में एक 10-12 साल की बच्ची के साथ में वहां बलात्कार हुआ है, कुछ नहीं होता है। रोड सारे टूटे पड़े हैं, कानून व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल जीरो है, लोग दुखी हैं। थाने में कंप्लेंट कराने जाएंगे तो कोई आपकी कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे हर चौराहे पर यमराज खड़े हैं, तो फिर यमराज इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ पा? आप बताइए कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर यमराज खड़े हैं तो ये इतने मर्डर कैसे हो रहे हैं? यमराज खड़े तो बच्ची का बलात्कार कैसे हो गया? यमराज खड़े हैं तो क्या यमराज ऊपर से डेड बॉडी को फेंक देते हैं जो पूरे जिले में हर हफ्ते मिल रही है? आप मीडिया के भाई हैं, आप बताइए जितनी ये डेड बॉडी मिल रही है कहां से आ रही है? तो यमराज तो यहाँ फेंक कर नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था अगर इनकी इतनी दुरुस्त है तो ऐसा क्यों हो रहा है? कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, ये लोग झूठ बोलते हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। जनता इनके कामों से, इनके वादों से दुखी हो गई है। 2027 में जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी और 2027 में अब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस के लोगों ने प्रभु श्री राम जो हिंदुओं की आराध्य हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। जो बीजेपी भगवान श्री राम का नाम लेकर सत्ता में आई थी, सबसे पहले उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में चोरी की है। इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। इन पापियों को अपने पापों की सजा मिलेगी और यही उत्तर प्रदेश इनको 2027 में सत्ता से बाहर निकाल के समाजवादी पार्टी को गद्दी पे बैठाएगा। आपने देखा होगा 2024 में भी अयोध्या में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, क्योंकि हमारी नीति और नीयत ठीक थी, इसीलिए। और भगवान राम भी इनके कर्मों से दुखी आ चुके हैं, भगवान राम भी इनकी रक्षा नहीं करेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, आप देखेंगे। सर आज की युवा पीढ़ी जो है, लगभग जैसा कि नीट की परीक्षा लीक हुई थी, उसी मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि लगभग 3 वर्ष 2 वर्ष तक का समय तय करती है, सफर तय करती है, और एक ही दिन में पेपर भी हो जाता है और फिर वो लीक भी हो जाता है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी चीज को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर भी एक धरना चल रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक जो है बैठे हुए हैं। अभी तक उनसे भी कोई वहां पर वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा है। शिक्षा मंत्री हैं, उनकी इस्तीफे की मांग है, ना इस्तीफा उन्होंने दिया है अभी तक। इस पर क्या कुछ? आप देखिए, जब से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, ये कोई पहला वाकया नहीं है कि नीट पेपर लीक हुआ है। जब से ये सरकार आई है, हर बार जितनी भी परीक्षाएं होती है सब पेपर लीक होता है। ये पेपर लीक कैसे हो जाता है? जब क्या चौकीदार सोया हुआ है? जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं चौकीदार हूं, देश की रक्षा करूंगा। आप देश की कैसी रक्षा कर रहे हैं कि हमारे युवा, हमारे बच्चे 24-24 घंटे में से 18-18 घंटे पढ़ते हैं, पेपरों की तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं, मालूम पड़ता पेपर लीक हो गया, फिर उसको दोबारा से कराते हैं, 6 महीने 1 साल बाद में फिर दोबारा पेपर लीक हो जाता। तो कुल मिलाकर ये है कि इनकी नीयत बच्चों को रोजगार देने की नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ तो बेच खाया। सारी जितनी भी सरकारी कंपनियां सब बेच दी, ओएनजीसी बेच दी, एलआईसी इंडिया बेच दी, एयर इंडिया बेच दी और एलआईसी बेच दी, जितनी भी है सारी इन्होंने बेच दी।
पूरा देश आज अडानी और अंबानी को इन्होंने जो है बेच दिया है, तो सरकारी नौकरी देंगे कहां से? इसीलिए जानबूझ के पेपर लीक कराते हैं, नीट जैसी परीक्षा लीक कराते हैं और फिर इनको टाइम मिल जाता। अब देश का युवा समझ चुका है कि ये सरकार युवाओं के लिए, देश के लिए सही नहीं है। इस सरकार को बदलना होगा। और आप देखिए कि सोनम वांगचुक जी 20 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। क्या देश की सरकार या देश के किसी बड़े नेता ने ये सोचा है कि एक आम इंसान वहां पर धरना दे रहा है? क्यों दे रहा है? वो देश हित में दे रहा है, युवाओं के लिए दे रहा है। क्या इनको उनके पास नहीं जाना चाहिए? ये ऐसी क्या मजबूरी है इनकी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा? जब उनसे शिक्षा मंत्रालय नहीं चल रहा है, पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले भी आपने देखा होगा, पिछली सरकारों कार्यकाल में अगर उन पर नहीं हुआ तो तुरंत में शिक्षा मंत्री हो या गृह मंत्री हो, उन्होंने इस्तीफा दिए। लेकिन ये बेशर्म सरकार जो है कभी इस्तीफा नहीं देती है, ना ये देंगे। आज सोनम वांगचुक जी 20 दिन हो गए हैं, डॉक्टरों ने भी उनको कहा है कि बहुत उनकी जो तबीयत नाजुक है। कल हमारी सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी भी वहां गई हैं, धर्मेंद्र यादव सांसद जी भी हमारे गए हैं, सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन इनको टाइम नहीं मिल रहा वहां जाने का। सर आपके अगर हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शिक्षा और बेरोजगारी पर क्या नीतियां हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक पढ़े लिखे युवा हैं। वो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको किसान के बेटे हैं, उनको जमीन से जुड़े हुए नेता के बेटे हैं, उनको सब चीज़ें ज्ञान है। जब माननीय अखिलेश यादव जी पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेके आए थे। उनको मालूम है कि हम एक अगर बड़ी इंडस्ट्री लेके आएंगे तो उसमें हजारों रोजगार निकलते हैं। वो इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी जो इंटरनेशनल है उसको लेके आए थे। वहाँ एक एक बच्चे का जो पैकेज है वो करोड़ों में होता है। तो इनको, वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री तभी तो लेके आते हैं, इनको पता ही नहीं है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, ये जातिवाद की राजनीति करेंगे, जनता को परेशान करेंगे, जनता काम छीनते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे जिले में सारे जो वकील हैं उन्होंने यहाँ पर आंदोलन करा, उनके काम उजाड़ दिए, ई पंजीकरण करा रहे हैं। आप बताइए, ई पंजीकरण करा के ये करोड़ों जो लोग हैं, इनके परिवार कहाँ से अपना खर्चा चलाएंगे, कहाँ से परिवार का पालन पोषण करेंगे? सर जैसा कि आपने बताया कि ये जो सरकार वर्तमान में है ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम को लेकर के चलती है, तो ये तो एक दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो या क्या फिर झूठे दावे हैं? अगर सबका साथ सबका विकास है तो आप मुझे बताइए, ये रोजगारी पे क्यों नहीं डिबेट करते? ये बच्चों को शाम को 5 बजे आप क्या देखते हैं? क्या कभी इन्होंने कहा हमें देश के कैसे आगे ले जाना, हम बच्चों को रोजगार कैसे देंगे, उस पर डिबेट करें? कभी ये यूजीसी ले आते हैं, यूजीसी में बच्चों की कोई वो नहीं थी। जो बच्चा कॉलेज में जा रहा है उसमें जात पात में बच्चों को नहीं बांटना चाहिए, इन्होंने यूजीसी ला के बच्चों को जात पात में बांट दिया है। आज देखिए सरकारी कॉलेजों में कितनी सारी सीट खाली पड़ी हुई हैं। जो अपर कास्ट के बच्चे हैं वो जाते हुए डर रहे हैं, एडमिशन लेने से डर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बच्चों में जात पात पे नहीं बांटना चाहिए हमें। बच्चे सब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं। इस तरह का कानून ये इसलिए लेकर आते हैं कि जनता का जो ध्यान है इनके कुकर्मों से हटके कहीं और चला जाए, इसलिए ऐसे अनाप शनाप ये बिल लेके आते रहते हैं। सर जैसा कि महंगाई को लगातार गरीब की कमर तोड़ती महंगाई नजर आ रही है, बात कर लेते हैं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की और बात कर लेते हैं हम ऑयल की, जैसा कि डीजल वगैरह, पेट्रोल में भी एथनॉल मिलाया जा रहा है जो बिल्कुल भी गाड़ियां एवरेज नहीं दे रही हैं और दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं जो राहगीर होते हैं वाहन लेकर के चलते हैं उनकी खराब हो जाती है एथनॉल पेट्रोलियम को लेकर। देखिए, ये तो आप लोग देखिए, आप भी सब जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अब ये गन्ने के रस से भी गाड़ी चलाने लगे तो बताइए हमारा फ्यूचर क्या होगा? सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि गन्ने के रस से गाड़ी नहीं चलेगी। कितनी गाड़ियों के इंजन सीज हो गए हैं, गाड़ियां एवरेज नहीं दे रही हैं, गाड़ियों के मेंटेनेंस आ गए हैं। लेकिन क्योंकि एक इनके बड़े मंत्री के बेटे ने बड़ी इंडस्ट्री लगा ली, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो गन्ने का रस को जो है उसमें, जैसा कि सर एथनॉल पेट्रोलियम की लगातार जो ऐसी किल्लतें झेल रही है आम जनता, कहीं ना कहीं उनके वाहन जो है एथनॉल पेट्रोल को लेकर के बंद होते नजर आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो एथनॉल मिला रहे हैं इससे हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं और हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। रोज हमें शिकायतें मिल रही हैं कि लोगों की गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे हैं, रास्ते में बंद हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आ रहा है। लेकिन ये सरकार अपनी जिद पड़ी हुई है, क्योंकि इनको अपने लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाना है। जनता समझ चुकी है। आप 2027 के चुनाव में जनता इनको जवाब देगी इन्हीं बातों का कि ये कितनी भ्रष्ट सरकार है। इथेनॉल पॉलिसी का भी विरोध करेंगे और अगर हमें मौका मिलेगा
तो हम इथेनॉल जैसी पॉलिसी अपने उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। हम अच्छा साफ सुथरा डीजल बेचेंगे, साफ सुथरा पेट्रोल बेचने का काम करेंगे।